ये जो 70 नंबर का काम है इसमें आप क्या कर रहे होंगे, इसमें आप और देख रहे होंगे कि मुझसे क्या गलती हुई, क्या मुझसे क्वेश्चन पढ़ने में कोई सिली मिस्टेक हुई, क्या मुझसे आंसर मार्क करने में कोई सिली मिस्टेक हुई। हाँ सर 10 क्वेश्चन में तो मैं एंड और नॉट एंड दा में ही कंफ्यूज हो गया, यानी कि मैंने 40 नंबर का काम यहाँ पर गवा दिया, इन क्वेश्चंस को मैं ठीक से सॉल्व नहीं कर पाया। आप अगर एक बहुत मोटी किताब को पढ़ते हो तो आप उसे बार बार नहीं पढ़ सकते, आपको चीजों को शॉर्ट करना होगा। यू नीड टू मेक थिंग्स वेरी क्रिस्प, तभी आप चीजों को अच्छे तरीके से समझ पाओगे, अदरवाइज नहीं समझ पाओगे, है ना। एक क्वेश्चन आ रहा है ओल्ड एनसीईआरटी या न्यू एनसीईआरटी। भाई ओल्ड एनसीईआरटी अब लेने का टाइम नहीं है, गो फॉर न्यू एनसीईआरटी। ओल्ड एनसीईआरटी का जितना भी कंटेंट आपको लगेगा, जितना भी कंटेंट आपको चाहिए होगा, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा इन द लेक्चर इटसेल्फ। सिलेक्शन के लिए आपको किस दिशा में जाना है ये मैं आपको बता देता हूं दोस्त, क्या चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एक चीज जो इंपॉर्टेंट है दैट इज सोल थ्योरी कंटेंट। बेस्ट थ्योरी कंटेंट, सोल थ्योरी कंटेंट, जिसके अलावा आपको मुंह उठाकर कहीं और देखने की जरूरत नहीं है, और वो कंटेंट आपको क्लास में ही मिल जाएगा, यानी अपना कंटेंट, भाई की क्लास का कंटेंट। इसके अलावा आपको कहीं और नहीं जाना है। इतनी थ्योरी मोर देन सफिशिएंट है कुछ भी क्रैक करने के लिए। कुछ भी मतलब कुछ भी। अब आप जितना ऊपर सोच सकते हो वो आपके लिए बेहतर है, जितना ऊपर सोच सकते हो आप सोच लीजिए। ये थ्योरी कंटेंट मोर देन सफिशिएंट होने वाला है, मोर देन एम्पल होने वाला है। इसके बाद आपको चाहिए होती है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के लिए आपको बैच में फ्रीली क्या मिल रहा है, डीपीपी मिल रही है। क्या सफिशिएंट होती है सर? बिल्कुल सफिशिएंट होती है, लेकिन हाथ में एक किताब चाहिए होती है। या तो आप डीपीपी इसका प्रिंट निकाल लो, जो कि ऑब्वियसली आपको बहुत कॉस्टली पड़ेगा, और डीपीपी में कोई भी बात आपको नहीं मिले तो एक टेक्निक जो कि हम हमेशा यूज करते आए हैं, उसका नाम क्या है, सप्लीमेंटेशन टेक्निक। इससे भागना नहीं है, इसको अपनाना है, सप्लीमेंटेशन टेक्निक। ये क्या होता है सर? मेरे भाई कई बार ऐसा होगा कि मैं जानबूझ के डीपीपी में एक ऐसा सवाल दूंगा जो आपसे ना बने, और आपको उस सवाल को देखकर डरना नहीं है, बल्कि आपको क्या करना है, आपको उस सवाल को अपने नोट्स में सप्लीमेंट करना है, जिससे कि आप अगली बार जब ऐसा कोई सवाल देख रहे हो तो आप उसकी धज्जी उड़ा पाए। दिस इज कॉल्ड एज सप्लीमेंटेशन टेक्निक। कोई PYQ है 2013 से पहले का, वो हत्थे चढ़ गया भैया, है ना, और ऐसा लगा ये तो नई एनसीईआरटी पढ़ के हो ही नहीं रहा है सर, क्या करें? डरने की जरूरत नहीं है। उस कॉन्सेप्ट में जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे अपने नोट्स में सप्लीमेंट कर लीजिए। अगली बार जब आपको सेम सवाल दिखेगा तो क्या आप बना पाएंगे? बिल्कुल बना पाएंगे। दिस इज कॉल्ड एज सप्लीमेंटेशन, राइट। तो प्रैक्टिस के लिए आपको डीपीपी मिलेगी। डीपीपी के अलावा आप क्या ले सकते हैं? आप पंच ले सकते हैं या आप मॉड्यूल ले सकते हैं, राइट। आप मॉड्यूल ले सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो, अपने हिसाब से आप चुनाव कर सकते हैं। इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू टेक फॉर श्योर इज टेस्ट। आपके बैच में बहुत सारे टेस्ट हैं, इन टेस्ट को आपको बहुत सीरियसली, बहुत ईमानदारी से देना है स्टार्टिंग से ही। ये नहीं देखना कि भाई अभी तो हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं तो एंड में टेस्ट दे लूंगा। नहीं मेरे भाई, नहीं। यहाँ पर आपको टेस्ट शुरू से देने हैं और बहुत सीरियसली देने हैं, और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको करनी है वो है टेस्ट एनालिसिस। सर ये क्या होता है? पहले टेस्ट में समझ लीजिए कि आपका 720 नंबर का टेस्ट था, और 720 नंबर के टेस्ट में से आपके आए 600 नंबर। आपने ईमानदारी से टेस्ट दिया, 600 नंबर का आपको जेन्युइनली काम आता था, पर अब आपको ये एनालाइज करना है कि ये 120 नंबर कहां गए। समझ लीजिए 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको आते ही नहीं थे, आपने पढ़े ही नहीं थे। 10 क्वेश्चन ऐसे थे जिनके कॉन्सेप्ट ही आपके लैक थे। आप क्या करोगे? आप इन 10 क्वेश्चन के कंसेप्ट को पढ़ोगे और इन 10 क्वेश्चन को करने की कोशिश करोगे। अगर आपके 10 क्वेश्चन सही बन गए तो 40 नंबर का जुगाड़ आपने कर लिया, और अब खेल आता है बचे हुए 80 नंबर का। 2 आपने बबल गलत भर दिए, यानी आपका 10 नंबर का काम यहां पर खराब हो गया नेगेटिव मार्किंग में। 2 आपने बबल एरर कर दिए। तो अगली बार आप क्या करोगे? आप कोशिश करोगे कि धीरे धीरे करत करत अभ्यास के, है ना भैया, अपने आप को सुधारोगे और धीरे धीरे इस बबल एरर को कम करोगे, जिससे आप OMR सही तरीके से भर पाओ। करेक्ट है। इसके अलावा अगर आप देखो तो 10 नंबर का काम आपने और कर लिया, अब 70 नंबर का काम बचा। ये जो 70 नंबर का काम है, इसमें आप क्या कर रहे होंगे? इसमें आप और देख रहे होंगे कि मुझसे क्या गलती हुई, क्या मुझसे क्वेश्चन पढ़ने में कोई सिली मिस्टेक हुई, क्या मुझसे आंसर मार्क करने में कोई सिली मिस्टेक हुई। हाँ सर 10 क्वेश्चन में तो मैं एंड और नॉट एंड दा में ही कंफ्यूज हो गया, यानी कि मैंने 40 नंबर का काम यहाँ पर गवा दिया, इन क्वेश्चंस को मैं ठीक से सॉल्व नहीं कर पाया। एंड सिमिलरली आपको आइडिया लग जाता है कि ये जो 600 नंबर हैं, इनके अलावा बचे हुए जो बाकी के नंबर है ये कहां से आएंगे। ये आपको पता लगेगा मेरे दोस्त आफ्टर एनालिसिस, है ना। तो आपको अच्छे तरीके से टेस्ट को एनालाइज करना है और उसके बाद आपको रिवीजन करने हैं। आप लोग पूछते रहते हो सर कितने रिवीजन करें? कम से कम ओवरऑल आपको कम से कम ओवरऑल 7 से 8 रिवीजन करने हैं। अगर आपको 7 से 8 रिवीजन करने हैं तो जाहिर सी बात है आपके रिसोर्सेज बहुत कन्फाइंड होने चाहिए। आप अगर एक बहुत मोटी किताब को पढ़ते हो तो आप उसे बार बार नहीं पढ़ सकते, आपको चीजों को शॉर्ट करना होगा। यू नीड टू मेक थिंग्स वेरी क्रिस्प, तभी आप
चीजों को अच्छे तरीके से समझ पाओगे, अदरवाइज नहीं समझ पाओगे। आपका रिवीजन प्रॉपर्ली इसीलिए नहीं हो पाता क्योंकि एक तो आप उसे टाइमली स्टार्ट नहीं करते, 3 महीने बाद रिवीजन करेंगे सर, तब तक पता ही नहीं लगता कि पढ़ा क्या था, तब तक पढ़ा हुआ तो दिमाग से साफ हो जाता है मेरे भाई, तो रिवीजन क्या करेंगे। अगर आपने आज कोई टॉपिक पढ़ा है तो कोशिश करिए 1 वीक के अंदर अंदर उसका पहला रिवीजन हो जाए, 1 मंथ के अंदर अंदर उसका दूसरा रिवीजन हो जाए, और सबसे बेस्ट तो यह है कि आपने आज ही चीज पढ़ी है तो आज ही उसका एक छोटा सा रिवीजन हो जाए, आंखों के सामने से पूरे डेटा को एक बार निकाल लीजिए। ये 3 रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, ये अगर आपने कर दिए तो मामला सेट है। ऐसा नहीं है कि 3 महीने बाद करूंगा, उसमें आपको सेम टाइम ही लगेगा। लेट्स से आज अगर कोई चैप्टर है वो आपने 10 घंटे में पूरा किया, एक चैप्टर है जो 10 घंटे में पूरा हुआ, 3 महीने बाद इसको करने जाओगे तो ये 9 घंटे में पूरा होगा, यानी आपने क्या उखाड़ा, कुछ भी नहीं। बेसिक कॉन्सेप्ट आपके वैसे के वैसे ही हैं, बस रिपीटेटिव इंफॉर्मेशन को आपने काट दिया, यानी पहले जितना ही वक्त लग रहा है इसे रिवीजन नहीं कहते, इसे दोबारा किताब पढ़ना कहते हैं। अगर आपने 10 घंटे में कोई चीज पढ़ी है और इसको आप जब फर्स्ट टाइम रिवाइज कर रहे हो तो आप 2 घंटे में पढ़ पा रहे हो, फिर आप 1 घंटे में पढ़ पा रहे हो, फिर आपको ऊपर ऊपर से चीज देखनी पड़ रही है, 30 मिनट में पढ़ पा रहे हो, 20 मिनट में पढ़ पा रहे हो, और चिट्टी रोबो की तरह ऐसे किताब निकाल रहे हो आंखों के सामने से झटपट एग्जाम के टाइम पे, दैट इज रिवीजन। उसको रिवीजन कहा जाता है मेरे भाई, इसको रिवीजन नहीं कहते, इसमें वी आर नॉट सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम। तो आपको सिर्फ थ्योरी के लिए लेक्चर देख रहे हैं, हमारे लेक्चर मोर देन सफिशिएंट है, क्वेश्चन के लिए जितने हम क्वेश्चन देंगे वो भी मोर देन सफिशिएंट है। टेस्ट आपको ईमानदारी से देना है, अच्छे से देना है, क्योंकि खुद के साथ गद्दारी करके आज तक कोई नहीं जीता। आपको पता है कि आपको एक मेडिकल सीट अगर चाहिए तो वहां ईमानदारी से पेपर देना पड़ेगा, तो यू नीड टू गिव दीज टेस्ट विद फुल ऑनेस्टी एंड आपको रिवीजन करना है कई बार, है ना। एक क्वेश्चन आ रहा है ओल्ड एनसीईआरटी या न्यू एनसीईआरटी। भाई ओल्ड एनसीईआरटी अब लेने का टाइम नहीं है, गो फॉर न्यू एनसीईआरटी। ओल्ड एनसीईआरटी का जितना भी कंटेंट आपको लगेगा, जितना भी कंटेंट आपको चाहिए होगा वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा इन द लेक्चर इटसेल्फ अलोंग विद क्वेश्चंस। नई एनसीईआरटी के साथ हम जाएंगे, ओल्ड एनसीईआरटी नहीं हम लोग ले रहे होंगे। अब एक चीज है जो मैं हर साल देता हूं स्टूडेंट्स को, और पुराने अर्जुनास को पता भी होगा, इट इज कॉल्ड एज अ सक्सेस प्लानर और अ सक्सेस ट्रैकर। कई स्टूडेंट बोलते हैं सर डिमोटिवेट हो रहा हूं, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, क्या मेरा सिलेक्शन हो पाएगा नहीं हो पाएगा। भाई हमसे पूछने की जरूरत नहीं है, आप खुद पता लगा सकते हो आपका सिलेक्शन होगा या नहीं वाया दिस सक्सेस प्लानर। मैंने जितने भी एग्जाम दिए हैं उन सबके लिए सक्सेस प्लानर डिजाइन किया है। आप समझ लीजिए कि आपके सिलेबस में अब कितने चैप्टर हैं। बॉटनी के सिलेबस में 7 चैप्टर हैं। पहला रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, फिर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन यानी जेनेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जेनेटिक्स का सेकंड चैप्टर, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, इकोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के बाद इकोसिस्टम एंड देन बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन यानी इकोलॉजी के तीनों चैप्टर। करेक्ट है। अब मेरे दोस्त अगर आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सारे लेक्चर देख लिए हैं, मेरी सारी वीडियोस आपने देख ली हैं, लेट्स से 10 वीडियोस हमने बनाई, तो आप टिक कर देंगे सर के 10 के 10 लेक्चर डन। तो आप जीत के थोड़े करीब जा रहे हो। क्या आपने पंच सॉल्व कर ली है या मॉड्यूल सॉल्व कर लिए हैं, जो भी आप लेते हैं? बिल्कुल सॉल्व कर लिए हैं सर। क्या आपने पीवाईक्यू सॉल्व कर लिए हैं? कहां से कहां तक के? आराम से देखेगा, 2013 से पीछे मुड़ के मत देखेगा, है ना। भूतिया पीवाईक्यूज है, डरा देते हैं, है ना। भूतनी बैठी है इसके पीछे, नहीं देखना है इसके पीछे मुड़ करके। 2013 मैक्स टू मैक्स इतना पीछे जा सकते हो, हद से हद। पीवाईक्यू सॉल्व कर लिए सर, मजा आ गया। नोट्स जो हमने बनाए थे क्या वो रिवाइज कर लिए? बिल्कुल कर लिए। सर ने जो डीपीपीज दी थी क्या उनको उड़ा दिया? बिल्कुल उड़ा दिया। पहला माइनर टेस्ट, दूसरा माइनर टेस्ट दे दिया। उसके बाद खुद टाइम लगने पे रिवीजन कर लिया, सारी चीजें कर ली। तो क्या इस चैप्टर में कोई मेरा हाथ पकड़ पाएगा? खुद बताओ यार, है ना। ईमानदारी से खुद सोचिए, अगर आपने किसी चैप्टर को इतनी बार इतने तरीकों से पढ़ लिया है, क्या दुनिया में कोई ऐसी ताकत है जो अब आपसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का सवाल पूछे और आप ना बता पाओ? क्या ऐसी कोई भी ताकत है जो आपको अब सिलेक्शन से रोक ले? नहीं, आप सिलेक्ट होगे ही होगे। अब इस चैप्टर में आपका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता, ये चैप्टर आपका डन है। सिमिलरली मैंने जेनेटिक्स का प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन आपका खत्म कर दिया। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में मैंने डीपीपी नहीं लगाई और मैंने रिवीजन नहीं किया। मैंने 3 बार रिवीजन किया है, एक बार रिवीजन मेरा मिस हो गया। तो क्या इसमें मेरा सिलेक्शन होगा? थोड़े से कम चांसेस है मेरे दोस्त। मुझे डीपीपी सॉल्व कर लेनी चाहिए एक बार अपना डर खत्म करने के लिए, और रिवीजन को एक और बार कर लेना चाहिए, तो मजा आ जाएगा, तो सिलेक्शन के चांसेस हो जाएंगे, है ना। मैंने नोट्स रिवाइज नहीं करे इकोलॉजी के, बहुत गंदी बात है भाई, बहुत गलत बात है। मैंने लेक्चर नहीं देखे तो नोट्स कहां से बनाऊंगा, रिवाइज कहां से करूंगा? यहां पर लैग हो गया भाई, यहां पर बैंड बजने के पूरे चांस है, क्योंकि इकोलॉजी आती है नोट्स से।
इकोलॉजी में है एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट। आपने लेक्चर नहीं देखे, नोट्स नहीं बनाए तो खेल खत्म। यहाँ तो मल्टीपल रिवीजन चाहिए होते हैं, तो आपने कोई जुगाड़ ढूंढ लिया, आपने कोई छोटा सा लेक्चर देख लिया, आपने उससे शॉर्ट नोट्स बना लिए, तो मेन इंफॉर्मेशन, मेन कॉन्सेप्ट आपका मिस हो गया। और एक बार अगर मेन कॉन्सेप्ट मिस हो गया तो कॉन्सेप्ट की तारा रारा हो जाती है, उसके बाद कॉन्सेप्ट वापस मुड़ करके आपकी तरफ नहीं देखता, बुरा मान जाता है। तो यहाँ पर हमको क्या करने हैं, सारे लेक्चर ईमानदारी से देखने हैं जब भी वक्त लगे, और नोट्स भी बना लेने हैं। ये है आपका सक्सेस प्लानर। आज ही इसको बनाइएगा, ईमानदारी से बनाइएगा। आज ही सारे चैप्टर एनसीईआरटी से देखिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, सबका सक्सेस प्लानर बनाइए। हर पेज पे एक साइड लिखिए चैप्टर के नाम, और यहाँ लिखिए इतनी सारी चीजें तो हमें करनी ही करनी है। लेक्चर देखना है, क्वेश्चन सॉल्व, पीवाईक्यू, नोट्स, डीपीपीज एंड टेस्ट के साथ साथ 5 बार रिवीजन। दैट्स इट। ये अगर आप करोगे तो मौज हो जाएगी। ये है आपका सक्सेस प्लानर।